उत्तर प्रदेश की सियासत का पारा एक बार फिर से हाई होने वाला है और अब की बार सबकी नजरें टिकी है 29 जुलाई पर। जी हां, 29 जुलाई वो तारीख जिसके बाद यूपी की सियासत किस करवट जाएगी ये पता चलेगा। लेकिन जिस तरह से उत्तर प्रदेश में इस वक्त सियासी समीकरण बदल रहे हैं वो काफी टेंशन देने वाले हैं। लेकिन 29 जुलाई को क्या कुछ बदलेगा ये तो वक्त बताएगा। पर चलिए हम आपको बताते हैं कि आखिर लोकसभा चुनाव के बाद यूपी की सियासत में क्या कुछ चल रहा है। नमस्कार, मैं हूं रोहित कुमार और आप देख रहे हैं कैपिटल टीवी की स्पेशल स्टोरी। 29 जुलाई को यूपी में होगा खेल, अखिलेश यादव के सामने चुनौती। लोकसभा चुनाव नतीजे आने के बाद से सबसे ज्यादा चर्चा के केंद्र में उत्तर प्रदेश है। बीजेपी में जिस तरह से सियासी गुटबाजी दिख रही है और डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने खुलकर मोर्चा खोल रखा है। इतना ही नहीं, बीजेपी के सहयोगी दल भी काफी मुखर हैं और अपनी ही सरकार पर सवाल खड़े कर रहे हैं। तो सपा प्रमुख अखिलेश यादव 37 सांसदों के साथ लखनऊ का मैदान छोड़कर दिल्ली के रण को चुन लिया है। इसके चलते यूपी की सियासत में 29 जुलाई की तारीख काफी महत्वपूर्ण हो जाती है, जिस पर अब सभी की निगाहें लगी हुई हैं। उत्तर प्रदेश का विधानसभा का मानसून सत्र 29 जुलाई से शुरू हो रहा है। इसी दिन सूबे के राज्यपाल आनंदीबेन पटेल का कार्यकाल भी समाप्त हो जाएगा। अखिलेश यादव के विधायक पद से इस्तीफा देने के बाद विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष का 29 जुलाई से पहले चयन कर लेना है। ऐसे में विधानसभा सत्र से पहले सीएम योगी को पार्टी नेताओं के बीच जारी मनमुटाव को दूर करने के साथ साथ सहयोगी दलों के विश्वास को भी जीतने की चुनौती होगी। इसलिए 29 जुलाई पर सभी की निगाहें लगी है। मॉनसून सत्र पर होंगी सबकी निगाहें। लोकसभा चुनाव नतीजों के बाद पहली बार सूबे में विधानसभा सत्र शुरू होने जा रहा है। यूपी में 80 में सबसे ज्यादा 37 सीटें जीतने के बाद से सपा के हौसले बुलंद हैं, जिसकी झलक लोकसभा में दिख रही है। ऐसे में सपा के विधायक विधानसभा में भी खासा उत्साहित नजर आ सकते हैं और अब तो कांग्रेस भी उनके साथ है। इस तरह सपा सदन से सड़क तक आक्रामक रुख अपनाने रखने का प्लान बनाया है। चुनावी नतीजे जिस तरह बीजेपी के खिलाफ आए हैं उसके बाद से ही बैकफुट पर बीजेपी नजर आ रही है। ऐसे में विधानसभा में बीजेपी के लिए विपक्षी दलों के मुद्दों का सामना करना आसान नहीं होगा। इस बार का विधानसभा सदन की कार्रवाई पर सभी की निगाहें होंगी और विपक्षी तेवर देखने को साफ तौर पर मिलेगा। बिजली कटौती से लेकर कांवड़ रूट पर नेम प्लेट का मामला चल रहा है। इसके अलावा ओबीसी आरक्षण भी एक बड़ा मुद्दा होगा। बीजेपी और सहयोगी दलों पर नजर। 29 जुलाई से यूपी विधानमंडल का मानसून सत्र शुरू हो रहा है। विपक्ष जहां सरकार को घेरने की पूरी तैयारी करके बैठी है, तो बीजेपी के सहयोगी दल भी अलग कश्मकश में हैं। लोकसभा चुनाव के बाद से बीजेपी नेताओं में खींचतान जारी है। केशव प्रसाद मौर्य और सीएम योगी में मनमुटाव की बातें हो रही हैं। इसके अलावा बीजेपी सहयोगी दल अलग अलग मुद्दों पर बीजेपी और योगी सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल रखा है। लेकिन सत्र शुरू होने से पहले तक यह नहीं खत्म हुआ तो विधानसभा सदन में विपक्ष हावी हो जाएगा। ऐसे में बीजेपी और सहयोगी दलों के बीच सियासी रिश्ते सुधारने का जिम्मा सीएम योगी के कंधों पर है, क्योंकि सरकार की वो ही मुखिया है। ऐसे में उनकी जिम्मेदारी सबसे अहम हो जाती है। लोकसभा चुनाव के बाद ही अपना दल की अध्यक्ष और केंद्रीय मंत्री अनुप्रिया पटेल ने सीएम योगी आदित्यनाथ को पत्र लिखकर नौकरियों में दलित और ओबीसी आरक्षण के भेदभाव का मामला उठाया था। निषाद पार्टी के अध्यक्ष और मंत्री डॉक्टर संजय निषाद ने भी सरकार को चेताया था कि जिन भी सरकारों ने आरक्षित वर्गों की उपेक्षा की उनका नुकसान हुआ है। इसके अलावा बुलडोजर नीति पर भी सवाल खड़े किए गए थे। ऐसी ही बातें ओम प्रकाश राजभर ने भी की। तो आरएलडी प्रमुख जयंत चौधरी ने भी कांवड़ यात्रा वाले मार्ग पर पड़ने वाली दुकानों में दुकानदारों के नाम लिखे जाने संबंधी आदेश की आलोचना करते हुए वापस लिए जाने की मांग की थी। इस तरह से सहयोगी दलों के सवालों को विधानसभा सत्र शुरू होने से पहले साध कर रखने की चुनौती है। नया राज्यपाल या फिर मिलेगा विस्तार। उत्तर प्रदेश की राज्यपाल आनंदीबेन पटेल का कार्यकाल 29 जुलाई को खत्म हो रहा है। इसी दिन से विधानसभा का मानसून सत्र भी शुरू हो रहा है। ऐसे में सूबे में नए राज्यपाल की नियुक्ति 29 जुलाई से पहले करनी होगी, क्योंकि विधानसभा सत्र का आगाज राज्यपाल के अभिभाषण के साथ होता है। राज्यपाल की नियुक्ति करने या विस्तार देने के दायित्व केंद्रीय गृह मंत्रालय का होता है। इस तरह केंद्र सरकार के अनुमोदन पर राष्ट्रपति का मुहर लगता है। यूपी के इतिहास में किसी भी राज्यपाल को अभी तक लगातार 2 कार्यकाल नहीं मिले हैं। ऐसे में देखना है कि आनंदीबेन पटेल को केंद्र की मोदी सरकार विस्तार देती है या फिर दूसरा कार्यकाल।
लेकिन जो भी करना है उसे 29 जुलाई से पहले करना होगा। अखिलेश का विधानसभा में वारिस कौन? सपा प्रमुख अखिलेश यादव कन्नौज लोकसभा सीट से जीतने के बाद विधायकी पद से इस्तीफा दे दिया है, जिसके चलते उन्हें विधानसभा में नए नेता प्रतिपक्ष का चुनाव करना है। 2022 के विधानसभा चुनाव के बाद से अखिलेश यादव नेता प्रतिपक्ष की भूमिका अदा कर रहे थे, लेकिन अब उन्हें नए नेता का चुनाव करना होगा। इसके साथ विधानसभा में मुख्य सचेतक का भी फैसला करना है। नेता प्रतिपक्ष के लिए शिवपाल सिंह यादव से लेकर इंद्रजीत सरोज और राम अचल राजभर के नाम की चर्चा है। विधान परिषद में लाल बिहारी यादव को नेता प्रतिपक्ष बनाए जाने के चलते शिवपाल यादव के नाम पर मुहर लगना मुश्किल है। सपा ने जिस तरह से लोकसभा चुनाव में पीडीए फॉर्मूला को अपनाया है, उसके चलते माना जा रहा है कि किसी दल या फिर गैर यादव ओबीसी के यह पद दिया जा सकता है। यूपी उपचुनाव में माया फैक्टर। भले ही बसपा लोकसभा चुनाव में शून्य पर सिमट गई हो, लेकिन पार्टी उपचुनाव की तैयारियों को धार देने में जुट गई है। भले ही अभी यूपी विधानसभा उपचुनाव की तारीखों का ऐलान ना हुआ, मगर सभी 10 सीटों पर बसपा की निगाहें हैं। जिला और विधानसभा कमेटियों का गठन पूरा किया जा चुका है। अब सेक्टर और बूथ कमेटियों की समीक्षा की जा रही है। साथ ही प्रत्याशियों के पैनल भी लगभग तैयार हैं। इन तैयारियों की समीक्षा जल्द ही बसपा सुप्रीमो मायावती करेगी। 2012 के बाद से बसपा का प्रदर्शन लगातार गिरता जा रहा है। पिछले विधानसभा चुनाव में उसे 1 सीट मिली थी और वोट प्रतिशत महज 12.8% तक रह गया था। इस लोकसभा चुनाव में वह एक भी सीट नहीं जीत सकी। वोट प्रतिशत गिरकर 9.39% रह गया। इसके बावजूद चुनाव खत्म होते ही बसपा ने उपचुनाव लड़ने का ऐलान कर दिया और तैयारियों में जुट गई। बसपा सुप्रीमो के निर्देश के बाद जोन प्रभारी से लेकर बूथ स्तर तक पदाधिकारी चुनाव की तैयारी में पूरी ताकत से जुटे हैं। यहां तक कि प्रत्याशियों के पैनल भी लगभग तैयार हैं। इस वक्त बसपा सुप्रीमो मायावती और उनके उत्तराधिकारी व राष्ट्रीय कोऑर्डिनेटर आकाश आनंद दिल्ली में हैं और दूसरे प्रदेशों में संगठन की समीक्षा कर रहे हैं। उसके बाद मायावती जल्द ही लखनऊ लौटेंगी। यहां पर वह सभी तैयारियों की समीक्षा करेंगी। बसपा सुप्रीमो प्रत्याशियों के नामों पर अंतिम मुहर भी वहीं लगेगी। उपचुनाव की तारीखों का ऐलान होने के बाद जातीय समीकरण को देखते हुए प्रत्याशियों के नामों का ऐलान किया जाएगा। जानकारी के मुताबिक मायावती के साथ आकाश आनंद भी इन समीक्षा बैठकों में शामिल होंगे। पहली बार पूरे दमखम से उपचुनाव लड़ेगी बसपा। लोकसभा चुनाव 2024 के साथ हुए विधानसभा उपचुनाव में यूपी की 4 सीटों पर पार्टी ने अपने प्रत्याशी उतारे थे और इसी तरह से कुछ सालों में एक आधी सीटों पर हुए बाई इलेक्शन की बात छोड़ दी जाए तो बसपा पहली बार पूरे दमखम के साथ उपचुनाव लड़ने जा रही है। यानी अपने 40 साल के इतिहास में पहली बार बसपा फुल फ्लेज उपचुनाव में अपने प्रत्याशी उतारेगी। दरअसल लोकसभा चुनाव में यूपी समेत कई राज्यों में विधायक जीतकर सांसद बने हैं। ऐसे में अब उनकी विधानसभा सीट खाली है जिन पर उपचुनाव होना है। हालांकि चुनाव आयोग ने अभी तारीखों की घोषणा नहीं की है, लेकिन राजनीतिक दलों ने अभी से अपनी कमर कस ली है। जैसा लोकसभा चुनाव में बसपा का प्रदर्शन रहा, उसके बाद तो हर चुनाव पार्टी के लिए साख का सवाल है। पिछले विधानसभा और लोकसभा चुनाव में वोट प्रतिशत भी तेजी से कम हुआ। एक के बाद एक हार और लगातार गिरते वोट प्रतिशत से बसपा का राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा भी दांव पर है। अभी 4 राज्यों में राज्य स्तरीय पार्टी होने से उसका राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा बचा हुआ है। अगर अभी समीक्षा हो जाए तो उसे राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा छीन लिया जाएगा। ऐसे में उसके लिए अपना प्रदर्शन सुधारना बेहद जरूरी है। अब देखना होगा कि जब सबकी निगाहें 29 जुलाई पर टिकी हैं तो इस तारीख को क्या कुछ फेरबदल देखने को मिलेगा। हमारी स्पेशल स्टोरी आपको कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएं। फिलहाल के लिए इतना ही। आप देखते रहिए कैपिटल टीवी उत्तर प्रदेश। नमस्कार। मैं राजनीति करता नहीं, पर राजनीति को बहुत गहरे तक समझता हूं। मैं लोगों के बीच रहता हूं, लोगों के मन को अच्छे से जानता हूं। पब्लिक और पॉलिटिक्स की हर नब्ज को खूब पहचानता हूं। संघर्ष की सियासत से सत्ता के सिंहासन तक मैं हर खबर से खरा सच निकालता हूं। ना कोई दौड़, ना कोई रेस। कैपिटल टीवी, उत्तर प्रदेश। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें
और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि आप तक हमारे वीडियो की नोटिफिकेशन पहुंचती रहे। आप अपना सुझाव हमें कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। हमारे साथ जुड़ने के लिए शुक्रिया।